जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ चैप्टर 1। मैथ चैप्टर 1 का हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1। मैथ चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई रियल नंबर। देखिए मेरे भाई, क्या है कि हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट से अगर पढ़ते हैं ना मेरे भाई, तो कोई इतनी बात नहीं, और कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो पकड़ा जाएगा। आप भी क्या कीजिए, कंसेप्ट भाई कंसेप्ट पढ़ते चलिए। देखिए कंसेप्ट पकड़िए, मैथ में रटने वाली नहीं होती है कि आप बीबीए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा वही होगा। कंसेप्ट बाई कंसेप्ट पढ़िएगा तब जाके आगे चलेगा मेरे भाई। कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, कोई भी कुछ हो या ना हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तभी मैथ होगा मेरे भाई। मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाली देखिए जिंदगी है, यहाँ पर हर एक मोड़ पर जंग है। चलिए मेरे भाई, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। पहले पर क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो याद रखिएगा, उससे पहले आप जान लीजिए कि किससे किसे करता हूँ। हम आपको दो तीन को शब्द बताते हैं। देखिए, जिस संख्या का लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी 2 के पारस कर जाता है। जितना वो बड़का संख्या हो, आज के तारीख से याद रखिएगा कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सभी 2 के पारस कर जाएगा। चाहे आपको कोनो यहाँ से लेकर मेरे भाई यहाँ तक कोनो काम में दे दे रहा है, लेकिन याद रखिए कि 2 के पारस कर जाएगा। एक मिनट बता दीजिए, लास्ट में देखिए 8। देखिए इसको कोई पूछ रहा 9 3 2 4 8, 9 3 2 4 8, 1 1 7 3, इतना बड़ा पूछा कैसे से बोलो, डायरेक्ट बोलो कि ये 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में जो है ना 1 है, इसीलिए नहीं कटेगा, क्योंकि 1 2 के पारा में नहीं आता मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए वही इनमें से कोनो अंक रहता, जैसे 8 रहता मेरे भाई, 8 रहता तो ये 2 के पारा से कट जाता। अगर 6 भी रहता तो 2 के पारा से कट जाता। 0 भी रहता ना मेरे भाई, तब पर 2 के पारा से कट जाता था। याद रखिए इस बात को। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, कोई पुस्तक। उसके बाद देखिए 3 से कटने का नियम, सेम 3 से कटने का नियम वही था। मान लीजिए कोई पूछ रहा है कितनों बार का अंक दे रहा है, और ये संख्या है मेरे भाई, तो ये याद रखिए कि ई यानी इनको जोड़ने पर, संख्याओं को जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 के पारा में आता है तो वे 3 के पारा से कट जाते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए 9 3 जोड़िएगा 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 2 को 28 को, 28 3 के पारा में आता है भाई मेरे भाई, नहीं आता। 28 3 के पारा में नहीं आता, तो ये 3 के पारा से नहीं कटेगा। वही मेरे भाई अगर आते ना यहाँ पे 2 और बढ़ गया था तो जोड़ते इसको, तो 3 9 12, 28 2 कितना था 30, तो 30 आता 3 के पारा, तो ये 3 के पारा से कट जाता है मेरे भाई। जो देखिए संख्या का कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने के बाद जो संख्या 3 के पारा में आएगा वो समझिए 3 के पारा से कट जाएगा, बाकी उससे नहीं मेरे भाई। उसी में हम प्राकृतिक पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बाबू? दुनिया के जितना मैंने कहा जाता है ना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं मेरे भाई? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 10 10 10 अनंत, ये सब क्या होगा मेरे भाई? गिनती की संख्या। तो जितना गिनती की संख्या है ना, उस सबको बाबू प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद एक और सूचित किया जाता है मेरे भाई, क्या चीज से सूचित किया जाता है? एन से। एन फिर क्या होता है? नेचुरल नंबर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखिए, गिनती की संख्या में शून्य मिला देना, यानी गिनती की संख्या वाला वो 0 घुसा देना है। अब 0 घुसा दिए कि वो नया समूह बन जाएगा। जब नया समूह आ जाएगा तो वही हो जाएगा पूर्ण संख्या। देखिए कैसे, मान लीजिए गिनती की संख्या 1 2 3 4 10 10 अनंत है ना, एक आगे क्या करिए मेरे भाई, 0 लगा दीजिए। जब 0 लगा दीजिए तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे भाई? पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में 0 शून्य को मिलाने से समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं मेरे भाई। अब उसके बाद क्या होता है कि कोई पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्या, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन 1 बहुत वीआई क्वेश्चन है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ मेरे भाई, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन उसके बाद पूछेगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। याद है क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या बोलिएगा, पूर्ण संख्या बोलेगा तो ससुरा में आ जाएगा 0, और प्राकृतिक संख्या में 0 होता नहीं है, इसीलिए मेरे भाई। उसके बाद सबसे पहले एक और यहाँ पे देखिएगा, दुनिया कोई भी क्वेश्चन 0 बटा संख्या रहे, 0 बटा अगर संख्या रहता है मेरे भाई, अगर ऊपर 0 है और नीचे संख्या रह रहा है, संख्या माने क्या होगा? जैसे 1 2 3 4 अनंत, 1 2 3 4 5 अनंत रहेगा, संख्या नहीं रहेगा मेरे भाई। तो सबसे पहले तो 0 बटा संख्या रहे तो आंसर क्या आएगा भाई? इसका कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दूसरे का पॉइंट ये है कि अगर मेरे भाई संख्या बटा 0 रहे, संख्या बटा 0 रहे, तो संख्या बटा 0 रहे ना मेरे भाई, तो संख्या बटा 0, जैसे मान लीजिए कोई संख्या बटा 0, तो आंसर क्या चीज में आएगा? कि तो संख्या आएगा और ना तो इन्फिनिटी बात। याद रखिए, डिजिट, डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं। डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? अंक कहते हैं। अंक कितना होते हैं? अंक कितना होता है मेरे भाई? अंक होता है 10 गो। अंक कब होता है?
10 होता है। देखिए कौन कौन होता है अंक, याद रखिएगा डिजिट के हिंदी में अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे भाई ये क्या होता है, ये सभी अंक है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होती है मेरे भाई, एक संख्या का सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9 होगा, और वही सबसे छोटी संख्या क्या होगी 0। लेकिन बोलेगा दो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, दो सबसे बड़ी संख्या इंग्लिश में कहते हैं टू लार्जेस्ट नंबर, क्या बोल टू लार्जेस्ट डिजिट, टू लार्जेस्ट डिजिट। याद रखिएगा दू को बड़का संख्या बोली नू, तो देखो एगो बोला था तो 9, तो दू को बोली तो 2 को 9, 3 को बोली तो 3 को 9, तो मेरे भाई 2 को बड़का संख्या बोले थे, यहाँ पे 2 को बड़का संख्या 9 9 लिख देना है। क्या लिख देना है मेरे भाई 9 9 लिख देना है। उसके बाद कहेगा दो संख्या का छोटी संख्या बताइए, दो संख्या का छोटी संख्या बताइए, तो मेरे भाई क्या कर देना, एक दे देना, एक 0 दे देना, हो गया दो संख्या का सबसे छोटी संख्या। ये देखा दो संख्या का सबसे बड़ी संख्या, दो संख्या का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 99, और दो संख्या का सबसे छोटी संख्या होगा 10। उसी प्रकार मेरे भाई आपको निकालना है 5 संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या बोला है, तो 5 संख्या, तो 5 को 9 दे देना है, 1 2 3 4 5 दे देना है भाई, 5 को 9 दे देना है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई 5 को 9 दे दिए, उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, अगर पूछे 5 संख्याओं को छोटी संख्या लिखे तो क्या देना है मेरे, एक दे देना, 4 को 0 दे देना, कौ को 0 दे देना मेरे 4 को 0, ये हो गया आंसर। तो मेरे भाई सबसे पहले याद रखिएगा, उसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्या से क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो ओ से सूचित किया, वो डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, ठीक है ना, अर्थात डब्ल्यू बराबर 0 1 2 इन्फिनिटी बताया अभी। सम संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। बाबू जो जौन 2 के पार से कटल उ सब सम संख्या कहलाएगा। जौन 2 के पार से कट गया, हाँ तारा काट देंगे ना, 2 के पार से कट जाएगा, शुरू करेंगे जो 2 के पारा से कट जाएगा वो सब सम संख्या होगा मेरे भाई। याद रखिएगा सम संख्या किसे कहते हैं, बोलेगा वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या स्टार्ट पर, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है मेरे भाई। सबसे छोटी संख्या क्या होता है 2, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है मेरे भाई 2 होता है। आज सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। अब उसके बाद देखिए सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है, 2m होता है सम संख्या का व्यापक रूप किसका पूछेगा, व्यापक रूप। उसके बाद जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक होता है, m देखिए ये तो सबको जानता है कि सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है, तो m क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना, धन होना चाहिए, ऋण में नहीं होना चाहिए मेरे भाई। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होता है 2 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं के एचसीएफ यानी मौस 2 होता है। देखिए कैसे, ये मान लीजिए 2 और 4, ये 2 और 4 लगातार संख्या है, कौन संख्या सम संख्या, इसके एचसीएफ निकालिए 2 और 4 का निकालिएगा तो 2 दूनी 4, तो मेरे भाई इधर 4 कट गया, क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ का जो आता है ना उसी तरह से बोलते हैं, फिर एचसीएफ बना मौसा बोलते हैं मेरे भाई। दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे भाई, अब क्या हो कि मेरे भाई सबसे पहले यहाँ देखिए, मान लीजिए ये देखिए 6 और 8 क्या है, 2 सम संख्या है, लगातार सम संख्या है। इस 6 और 8 को काटिएगा मेरे भाई, 6 और 8 को काटिएगा कि नहीं, तो इसको क्या होता है 6 एकम 6, 8 में 6 तो 2, और फिर यहाँ 2 लाइएगा, फिर इस 6 को नहीं में घुसेड़ दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 3 6। अब क्या हो गया, कट गया, कट गया तो क्या हो गया 2 आया। तो याद रखिएगा 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है मेरे भाई 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है 2 होता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मेरे भाई, संख्या का स्क्वायर हमेशा सम संख्या आता है। देखिए कैसे, सम संख्या के ओवर के स्क्वायर क्या आता है मेरे भाई, सम संख्या आता है। जैसे मान लीजिए ये 2 देखिए 2 है, 2 कौन संख्या सम संख्या, इसका स्क्वायर निकालेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब मान लीजिए आप ही बताइए, जैसे मान लीजिए हम 16 रख रहे हैं 16, तो देखिए मेरे भाई 16 क्या है, कौन संख्या है सम संख्या है ना, तो 16 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 256। तो ये 256 जो है मेरा भाई ये क्या होगा सम संख्या आएगा, ये निकाल के देख लीजिएगा, आप ट्राई कर लीजिए। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है विषम संख्या। क्या पढ़ना मेरे भाई, विषम संख्या। देखिए हम लोग को ना समय कम है, ज्यादा पढ़ना है, इसीलिए आप चिंता ना कीजिए, सब थ्योरी पढ़ाया जाएगा, थ्योरी पकड़ में रखिए सब आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये सब क्लियर करेगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करता है। उसके बाद विषम संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई, विषम संख्या किसे क्या पढ़ना है, बोलिएगा वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी मेरे भाई जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा उसे क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। जौन 2 के पारा से नहीं कटेगा ना वो विषम संख्या कहलाएगा ससुरा। अब देखो इस ससुरा, इसके लास्ट में छोटा सा पहचान चिन्ह होता है क्या, इसके लास्ट में से 1 आ गया, 3 आ गया,
5 आ गया, 7 आ गया, 9, जिसके लास्ट में अगर मेरे भाई 1 3 5 7 9 आ रहा है, ये सभी विषम संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम संख्या। विषम संख्या पहचान करने के अब चाहिए भाग कराने चलिएगा भागा, टाइम ना लग जाएगा जी, टाइम हमको बचाना है ना जी, हम लोग को टाइम बचाना है। तो क्या करना है कि एक देख लीजिएगा, विषम संख्या बताना होगा तो देख लीजिएगा, 1 3 5 7 9 आएगा, जौना के लास्ट में यानी जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 आ रहा है मेरे भाई, तो क्या कहलाएगा? वो सभी विषम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? वो सभी विषम संख्या कहलाएगा। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो दो के पारा से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। छोटे मोटे पहचान चिन्ह में देख लीजिए, 1 3 5 7 9 होता है, 1 3 5 7 9 होता है। विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा मेरे भाई? सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? कौन बता रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा? 1 ना होगा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। अब मेरे भाई दूसरे स्तर पर कि विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2m + 1 या 2m - 1। विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा मेरे भाई? 2m + 1 या 2m - 1 होगा। याद रहेगा ना, विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2m + 1 या 2m - 1। उसके बाद क्या होता है? दो लगातार विषम संख्या का HCF क्या होगा मेरे भाई? देखिए 2 3 को जान लीजिए, जिस संख्या का लास्ट में 0 हो 5 हो तो मेरे भाई क्या चीज से कट जाता है? 5 से कट जाता है। ये याद रखिएगा, दुनिया में कोई चीज आप याद रखिएगा, जब भी आपको काटने का नियम आता है, डायरेक्ट कभी विषम संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। तो दो लगातार विषम संख्या का सब क्या होता है? 1 होता है मेरे भाई, इतना याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? देखिए मेरे भाई, विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? मान लीजिए कि 7 क्या है विषम संख्या, इसका वर्ग निकालिएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना? 49। मान लीजिए मेरे भाई, तो देखिए क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे भाई? क्या आ रहा है? जैसे मान लीजिए 13 मेरे भाई क्या है? 13 क्या है? 13 है विषम संख्या, तो 13 का निकालिएगा उसका वर्ग माने स्क्वायर, तो क्या होगा? 169 होगा मेरे भाई, 169। तो जब विषम संख्या का वर्ग होता है, विषम संख्या ही आता है, विषम संख्या आता है। लेकिन दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो उसका गुणनफल भी विषम संख्या आता है। जैसे मान लीजिए एक विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है मेरे भाई, तो 1 3 जो विषम संख्या है, तो इसका गुणनफल क्या निकलेगा? तो 1 3 का गुणनफल निकालिए, 1 × 3 तो कितना जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। 1 × 3 तो कितना जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, आप जब मेरे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई, लाइक कीजिए, पसंद है तब ना मैं, आप भी हमको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब ना मेरे भाई मेहनत करेंगे, तब आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। देखिए मेरे भाई, तो 1 3 जो है मेरे भाई, 1 3 क्या है? 1 3 मेरे भाई क्या है? 1 3 जो है, 1 और 3 मेरे भाई लगातार विषम संख्या है। तो जब लगातार विषम संख्या है तो ये क्या होगा? आगे बढ़ेगा मेरे भाई, क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो ये इसका गुणनफल क्या होगा? उतनी आएगा, विषम संख्या आएगा। तो क्या आएगा? दो लगातार विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा? विषम संख्या ही आता है। उसके बाद इसी प्रकार मेरे भाई इसके HCF निकल गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या का बात पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं मेरे भाई? प्राइम नंबर संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। अब कौन संख्या पढ़ेंगे मेरे भाई? अभाज्य संख्या। देखिए मेरे भाई, अब अभाज्य संख्या पढ़ेंगे तो बोलेंगे वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है। वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड कब होता है? 2, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कहेंगे उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जिसका 2 गुणनखंड, मात्र 2 गुणनखंड होगा, या एक और स्वयं के पार से कटेगा। जैसे मान लीजिए 7 है, 7 बाबू देखिए 1 के पारा में कटेगा और 7 के पारा में कटेगा, ये 2 गुणनखंड इसका निकल गया। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको क्या कहेंगे आप ही बताइए? 7 जो था 1 और 7 के पारा में, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। कौन संख्या कहेंगे मेरे भाई? अभाज्य यानी रूट संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत? यानी रूट संख्या किससे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो जिसका केवल दो गुणनखंड हो। वैसी प्राकृत संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या एक और स्वयं के पार से कटे, जैसे एक और स्वयं, एक के पार से कटे या स्वयं खुद के पार से कटे, उसे क्या कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का देखिए अभाज्य संख्या, 3 1 और 3 के पार में कटेगा ना भाई, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 किसके पार में कटेगा? 1 और 3 के पार में कटेगा। उसके बाद 23 देखिएगा मेरे भाई, 1 और 23 के पार में कटेगा मेरे भाई। ये सब क्या होगा? ये सब क्या होगा मेरे भाई? ये सब अभाज्य संख्या होगा। उसके बाद अभाज्य संख्या देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 1 और 2। देखिए सबसे अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद मेरे भाई अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? 2 लगातार अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? HCF माने मौसा 1 होता है मेरे भाई। क्या होता है? 1 होता है। अभाज्य संख्या समझ गया किसे कहता है? अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? अब चलिए उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में
कितनी अभाज्य भाज्य संख्या कितनी अभाज्य संख्या होगी मेरे भाई, 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 25 होती है। कितनी होती है मेरे भाई, 25। 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी, 25 होगी। उसके बाद बाबू हमको भाज्य संख्या पढ़ना है। कहेंगे वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे कंपाउंड नंबर या कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मान लीजिए कि मान लीजिए 26 का देखिए मेरे भाई, 1 के पारा में आ जाएगा, 2 के पारा में आ जाएगा मेरे भाई। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद 2 के पारा में आ जाएगा। उसके बाद अब आ जाएगा 13 के पारा में आ जाएगा, होगा 26 के पारा में आ जाएगा। तो इसका देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है मेरे भाई, 2 से अधिक गुणनखंड तो इसको क्या कहेंगे, देख लीजिए यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड तो इसको क्या कहेंगे मेरे भाई, 2 से अधिक गुणनखंड तो क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ होता है मेरे भाई, क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ होता है 2। एचसीएफ क्या होता है मेरे भाई, एचसीएफ होता है 2 और एलसीएम होता है 4। एलसीएम क्या होता है मेरे भाई, 4। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अब आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है मेरे भाई, 2 है। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, 4 है ना। तो 2 4 का एलसीएम निकालिएगा, देखिएगा 2 दूनी 4, तो 4 आ गया। और इसका एलसीएम क्या होगा, 4 आएगा। 2 4 का एलसीएम निकालिए, तो देखिए 4 आएगा। तो वही बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2, एलसीएम होगा 4। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण संख्या, याद रखिएगा संपूर्ण संख्या पढ़ेंगे। तो याद है 1 और 100 के बीच में बाबू 2 को संपूर्ण संख्या होता है। 1 और 100 के बीच में कितना संपूर्ण संख्या, 2 संपूर्ण संख्या होता है। जैसे मेरा 1 और 100 के बीच में को संपूर्ण संख्या, 2 को संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या जैसे 6 और 28, क्या है मेरे भाई, 6 और 28, मात्र 6 और 28। देखिए कैसे संपूर्ण संख्या है। अब मान लीजिए मेरे भाई इसका गुणनखंड तोड़िए, 6 और 28 का गुणनखंड तोड़िए। यहाँ पे देखिए 6 का तोड़िए तो 1 के पारा में 6 आएगा, ठीक है, 1 के पारा में आएगा 6। अब उसके बाद काची के पारा में आएगा मेरे भाई, प्लस कीजिए 3 के पारा में आएगा, 3 के पारा में आएगा मेरे भाई, 1 के 3 के पारा में। उसके बाद काची के पारा में आएगा 6, 2 के पारा में भी आता है 6, 1 2 और 3 के पारा में और 6 के पारा में। इसको जोड़िए मेरे भाई, तो देखिए 1 और 2 कितना होता है, 3 3 3 कितना होता है, 6 6 12। तो 6 के दुगुना क्या होता है, 12। तो बाबू यहाँ 6 के दुगुना 12 आएगा ना, तो ये संपूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, संपूर्ण संख्या। फिर देखिए 28 को तोड़िए। 28 किसके पारा में आता है, तो 28 1 के पारा में आता है। उसके बाद किसके पारा में आता है, 2 के पारा में आता है। उसके बाद किसके पारा में, 4 के पारा में आता है। उसके बाद किसके पारा में आता है, 7 के पारा में आता है। उसके किसके पारा में आता है मेरे भाई, 14 के पारा में। अब जोड़िए इसको, 1 2 कितना होता है, 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28, यानी 28। देखिए 1 3 आएगा 28 के पारा में आता है, 28 के पारा में। देखिए तो 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56। 28 के दुगुना 56 होता है। तो मेरे भाई यही होगा। कोई पूछेगा 1 और 100 के बीच में कितनी, 1 और 100 के बीच में कितनी संपूर्ण संख्या होती है, तो 2 संपूर्ण संख्या होती है। जो कौन कौन है, पहले का 6, दूसरे का कौन है मेरे भाई, 28 है। पहले का कौन है 6, दूसरे का कौन है मेरे भाई 28 है, याद रखिएगा। अगर उसके अलावा कोनो कह देगा ना और हम नहीं मानेंगे, तो जा ससुरा निकाल के देगा, अगर दुगुना निकाल के दिखा दे। देखिए मान लीजिए कोनो कह रहा ना 12 भी हो सकता है, हम निकाल देंगे, तो निकाला। देखो 12 देखिए मेरे भाई, ये जो 12 है इसका गुणनखंड करेंगे। 1 के पारा में आएगा, 2 के पारा में आएगा, और कितने पारा में आएगा, 3 के पारा में, 4 के पारा में आएगा, 6 के पारा में आएगा, 12 के पारा में। जोड़िए इसको भाई, 1 3 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 और 12 कितना जोड़ेगा मेरे भाई, उससे ज्यादा जा रहा है। 16 12 28 आ रहा है, तो 28 थोड़ी, 12 के दुगुना कितना था, 24 था। 24 आना चाहिए। तो मेरे भाई 24 से ज्यादा जा रहा है ना, तो ये संपूर्ण संख्या नहीं होगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मेरे भाई सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, क्या या ट्यून प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर या ट्यून प्राइम सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। मान लीजिए कि वह बोलिएगा वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका एचसीएफ 1 निकले, एचसीएफ में मौस 1 निकले, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 और 3, 1 और 3 का एचसीएफ निकाल के देखिए, 1 और 3 का एचसीएफ निकालिएगा मेरे भाई, तो 1 का 3 के पारा में 1 के पारा कितना हो, 3, तो कट गया। देखिए तो 1 आ रहा है मेरे, तो 1 क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। अगर वही मान लीजिए आपको कोई कह रहा है कि देखिए 5 और 7 का निकालिए, 5 और 7 का, 5 और 7 का निकालिए, 5 एकम 5, और क्या हो देखिए 7 में 5 2, अरे 5 5 2 दूनी 4, 5 और 1 आज 2 देखिए 1 आ जा रहा है ना मेरे भाई, तो ये भी क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। कोई जैसे 1 3, उसके बाद 3
4, ये सब क्या होगा मेरे भाई, स्वअभाज्य संख्या होगा। क्या होगा मेरे भाई, स्वअभाज्य संख्या। कोई पूछेगा स्वअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेगा जिसका एक सब निकले उसे स्वअभाज्य। अब हम लोग को पढ़ना है पूर्णांक संख्या। किस पूर्णांक संख्या पढ़ना है कि पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर कहते हैं। याद रखिए पूर्णांक संख्या में, देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि देखिए बोलिएगा धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को, धनात्मक और ऋणात्मक के समूह के एक साथ है, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका सेंटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से खींचिए, इसको ऐसे खींचिए, इसका अब मान लीजिए इसका सेंटर होगा 0। बाबू मेरे इधर से जितना जाएगा ना, मतलब तुम्हारे इधर जितना जाएगा वो सब माइनस में रहेगा, इधर जितना जाएगा वो सब माइनस में रहेगा, और इधर जितना आएगा वो सब क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, यानी धन में रहेगा। इधर जितना जाएगा वो कैसे में रहेगा, ऋण में, इधर जितना जाएगा वो इन्फिनिटी तक। देखो मेरे 1 2 3 4 5 6 दैट्स अनंत। अब ये -1 -2 -3 -4 -5 दैट्स अनंत। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब क्या होता है, ये पूर्णांक संख्या होता है मेरे भाई। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। और याद रखना प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये जितना भी संख्या अभी तक इसके पीछे पड़े हैं लोग, वो सब क्या आता है मेरे भाई, वो आता है सब पूर्णांक संख्या में आ जाता है। याद रखिएगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद रखिएगा। और मेरे भाई आपसे 2 क्वेश्चन इस पर एक्स्ट्रा बताते हैं, 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं और आपसे हम पूछेंगे, उम्मीद है कि आप बता दीजिएगा। पहले की बात ये, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए एमआरजेबी सर से। तो सबसे पहली बात क्या है कि -30 और 40 में कौन बड़ा है, ये तो आप बात जानते हैं, -30 और 40 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो -30 और 40 में कौन बड़ा है, तो 40 बड़ा है मेरे भाई। कौन बड़ा है, 40 बड़ा है, क्योंकि 40 क्या चीज में, धन। 40 क्या चीज में मेरे भाई, धन। अब माइनस यानी माइनस जिसमें लग गया वो क्या चीज में मेरे भाई, कर्ज में। तो मेरे भाई दुनिया में याद रखना, कर्ज जो होता है ना, कर्ज जो लेते हैं वो कभी खुशी नहीं रहते हैं। तो जो कर्ज में रहेगा ना वो छोटा रहता है, कर्ज जितना रहेगा मेरे भाई वो छोटा में रहेगा, और धन कितना भी रहेगा वो भाई धन ज्यादा रहेगा, धन अपना ही नहीं मेरे भाई। जैसे आप देहात में कहा सुनेंगे कि तोर सोना हमारा खातिर माटी बा, हमारा माटी हमारे खातिर सोना बा, वही खिस्सा यहाँ पे होता है मेरे भाई। सबसे पहली बात आपको हम बता देते, एक और बात याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे मेरे भाई, तो -30 और 40 में कौन बड़ा है, तो 40 बड़ा है। अब मान लीजिए आपके पास लाख रुपया है, आप मान लीजिए इससे कर्ज है, मान लीजिए इससे कर्ज लिए 1 लाख रुपया कर्ज ले रहे हैं, और आपके पास 1 लाख रुपया कर्ज लिया, मेरे पास बाबू 1 रुपया, तो कौन रुपया ज्यादा हो गया, मेरा ज्यादा हो गया, आपका जो है ना आपका छोटा हो गया, क्योंकि आपका जो है ना आप कर्ज मांगे, एक ना एक दिन ओकरा ब्याज के साथ देना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देना होगा, ससुरा वगैरह देना ही पड़ेगा। तो आपको क्या होगा, उसको देना होगा। लेकिन हमारा किसी को थोड़ी देना है, हमारा हमारे पास रहेगा, तो इसीलिए हमारा ज्यादा हुआ। तो कोई पूछेगा 1 लाख रुपया कर्ज, कोई पूछेगा मेरे भाई 1 लाख रुपया कर्ज और 1 रुपया में कौन बड़ा है मेरे भाई, तो याद रखे कौन बड़ा है, तो 1 रुपया बड़ा है। उसके बाद कोई कहता है -30 में और -40, अब तो में फंस गए। अब बोलेगा ये भगवान, अब -30 को और -40 को दोनों तो कर्जे में, कमेंट करके इसका आंसर। अब देखिए -30 और -40, आप अब मेरे भाई याद रखिएगा, आपको एक अरे बाप रे फंस गए। देखो इसमें क्या होगा, कौन सा बड़ा है मेरे भाई, -30 बड़ा और -40 छोटा हो गया। क्या हो गया, -30 और -30 बड़ा हो गया, -40 छोटा हो गया। कैसे, देखिए ये क्या है कि धन में क्या होगा, जैसे जीरो सेंटर है ना, तो जैसे कर्ज में जीरो के जो जितना नजदीक रहेगा ना उतना ही ये बड़ा रहेगा, और जो मेरे भाई इधर जितना जाएगा ना उतने ही छोटा होता जाएगा। यानी जीरो के पास जितना रहेगा ना अंक माइनस में कर्ज में, वो सब क्या होगा, वो बड़ा कहलाएगा। और उससे जितना इधर जाता रहेगा ना बढ़ता रहेगा भाई, वो क्या कहलाएगा, वो छोटा कहलाएगा। याद रखिए इस बात को। तो -30 और -40 में कौन बड़ा है, तो -30 बड़ा है। जितना माने देखिए माइनस में कम, मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि हम 1000 रुपया कर्ज ले रहे हैं रवि से, 1000 रुपया कर्ज ले रहे रवि से, आलोक से ले रहा हम 1.5 लाख रुपया कर्ज। अब आलोक और रवि आएगा कहेगा हमारा रुपया दे दीजिए सर, हम कहेंगे रुको हम अभी दे दे, उसका रुपया कितना 1000 रुपया। अगर लोग आ गया कहेगा सर मेरा रुपया दे दीजिए 1.5 लाख रुपया, हम अभी थोड़ी ला देंगे, हमारा अभी चाहिए ससुरा, हमारा बोलेगा कि हमारा पत्नी को गाना खरीदना है, तो हम कैसे करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम 1.5 लाख रुपया उसको अभी थोड़ी एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं 1000 रुपया तो कहीं से हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है नहीं, वो भी मान्यता रख लीजिए कि जिसका जितना रुपया कम कर्ज रहेगा वो देखना खुशी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छा दुनिया में आपके पास 1 भी रुपया नहीं है और आपके ऊपर कर्ज भी नहीं है मेरे भाई। ये देखिए कमेंट मार रहा है सर, कमेंट अभी ये करने लग। देखिए आप मेरे भाई याद रखिएगा, आपके पास 1 भी रुपया नहीं है और आपके पास कर्ज भी 1 भी रुपया नहीं है, तो आप क्या है मेरे भाई, आप जो है ना आप अमीर है। देखिए आपके पास 1 रुपया नहीं है, आपके पास कर्ज भी नहीं है, तो आप अमीर है मेरे भाई, अमीर ही रहेंगे।
क्योंकि आपको टेंशन है नहीं, किसी को रुपया भी नहीं देना है, खाए या ना खाए मस्त रहे, समझे ना। पियकड़ा सबको देखे है ना, दारू पी लेता है सब दारू, और जहाँ दारू पीने के बाद चढ़ जाता तो कहता सब दुनिया हमारा, सब दुनिया उसी का होता है, ये ससुरा सब दुनिया तो रहे, नालियाँ में पटा जाता ससुरा सब। यहाँ कहो तो दारू नहीं पीला रहेगा लो, कहता बबुआ पर सुत रहा आए, हम तो ये तरह सुते वाला लोग कहता हुए माटी पर सुते वाला, ब्रांड है ब्रांड। हाँ, दारू पीने के बाद सब ब्रांड गिराने में घुस जाता है। सुनिए मेरे भाई, तो -30 और -40 में कौन बड़ा है, तो -30 बड़ा है। याद रखिए -40 छोटा हो जाएगा, क्योंकि -30 जो है ना छोटा में जीरो को काफी करीब है। अब कमेंट में आपको देना है कि 0 में और 200 रुपये में कौन बड़ा है, 0 में और 200 रुपये में कौन बड़ा है, 0 में और -200 में कौन बड़ा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 0 बड़ा है, 0 वाला खुश रहेगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि -380 में और -75 में कौन बड़ा रुपया हो गया, -380 में -75 में कौन छोटा गया। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक कमेंट में हम आपको दीजिए हमको। और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, -80 रुपया और -33 रुपया कितना रुपया होता है, ठीक है, ये क्या चीज में होता है, इसको कमेंट दीजिए। चलिए मेरे भाई, सब हमको विश्वास है पूर्णांक संख्या आपको आ गया। उसके बाद हम अब देखिए मेरे भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। कौन संख्या पढ़ेंगे मेरे भाई, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले बात याद रखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बोलेगा वैसी प्राकृत संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। काची के रूप में लिखा जा सके मेरे भाई, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी प्राकृत संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके एवं Q अनइक्वल 0, यानी जो Q है ना ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी किसे कहते हैं प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q अनइक्वल 0 हो, Q अनइक्वल 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं हो। यानी आप ऊपर को क्या कहते हैं, ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे वाला क्या कहते हैं मेरे भाई, हर कहते हैं। याद रखिएगा, ऊपर वाला का अंश नीचे वाला का हर कहते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा। दूसरे के बाद याद रखिएगा किसे कहते हैं परिमेय संख्या। याद रखिएगा कि कोई पूछता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो लिखिएगा वैसी प्राकृत संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q अनइक्वल क्या हो 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो। और P/Q जो है ना, P/Q ये कौन संख्या होना चाहिए, मतलब ये कौन संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कौन संख्या होना चाहिए बाबू, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P/Q कौन संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए सबसे पहले। या दूसरे का सॉल्व, जिसका बाबू पूरा पूरा वर्ग निकल जाए, जिसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाए या गुणनखंड टूट जाए अच्छा तरीके से, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, वर्ग कह सकते, परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या पता चल गया। चलिए एग्जाम्पल में जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं सर जान लीजिए। तो परिमेय संख्या में देखिए सबसे पहले क्या होता है परिमेय संख्या में, याद रखिएगा जैसे 22/7, 22/7 ये क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। 22/7 कौन संख्या, परिमेय संख्या। 22/7 किसका मान है, पाई का मान है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होगा 2/1, 2/1 क्या होगा मेरा भाई, परिमेय संख्या। बाटे के नीचे 1 है तो 2/1 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। वही रूट लगा दिया जाए तो नहीं बोल सकते भाई, जिसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाए। जैसे √64/36 किसका आती है, √64/36 परिमेय संख्या का परिमेय संख्या, तो मेरे भाई परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 64 का क्या निकलता है, 64 का स्क्वायर क्या है 8 है, और 34 से क्या होता है मेरे भाई 6 होता है, 8/6 ये इसीलिए परिमेय संख्या होगा। अगर मेरे भाई कह रहा है 3.5 कौन संख्या है, ये भी परिमेय संख्या होगा। कैसे, इसको गुणनखंड करिए, तोड़िए इसको, तो 3.5 को इसको ऊपर कीजिएगा तो उड़ेगा तो कितना जाएगा 10, 35/10, तो ये भी निकल गया। अब कोई कहता है मेरे भाई कि अब कोई कहता है मेरे भाई √75 √75/48 √48 कहता है मेरे भाई, ये क्या होगा, ये कौन सी संख्या होगा, एक बात बताइए। तो सबसे पहले इसको तोड़िए, इसके गुणनखंड कीजिए, अंदर है रूट का अंदर 25 × 3 25 3 75, आई यहाँ पे 16 3 का 48, भाई आप वही सम से आ गया ना, तो ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। अब आपको बता दें कि देखिए 7 कौन संख्या है, 7 कौन संख्या है, √7 कौन संख्या है, जिसका रूट नहीं निकलेगा यानी जिसका स्क्वायर नहीं निकलेगा भाई वो अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या किसे कहता है, जिसका वर्ग पूरा पूरा निकल जाता है, इस सब टाइप का, या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं भाई, परिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए उसके बाद कहते हैं, अगर नहीं आ रहा तो समझ में कमेंट कीजिएगा बाबू, जो समझ में। देखिए मेरे भाई, जितने भी पूर्णांक संख्या है ना, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे -2 है तो -2 पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए 2/3 हो गया, चाहे कोई भी हो गया। अब मान लीजिए इसी को देख लीजिए 64/64 क्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई। तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ठीक है, दो परिमेय संख्या के बीच
दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। अनंत, दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल लीजिए, है 2 है और 3 है। अब देखिए ये परमेय संख्या, इसको हम तोड़ते हैं, ये कितना लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2.1 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं, 2.4। इसको खत्म होगा बाबू, नहीं खत्म होता। यानी कहा जाए, कोई पूछेगा कि दो परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या होगी, तो अनंत परमेय संख्या होगी। फिर बोलेगा दो परमेय संख्या के बीच में कितनी अपरमेय संख्या होगी, तो अनंत होगी। याद रहेगा इस बात, इस टॉपिक में रख लीजिए, बीए में इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना, इस फोकस कीजिए मेरे भाई। दो परमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा परमेय संख्या, तो दो परमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग, जैसे मान लीजिए 1/2, आप जानते हैं क्या है, P/Q के रूप में लिखा गया है, लिखा गया ना, तो ये तो जरूर सोच परमेय संख्या है। इसको प्लस दे देते 1/2, इसका जोड़ कर रहे हैं, तो देखिए मेरे भाई 2 का एलसीएम कितना था, 2। अब देखिए 1 1 2 2 2 हो गया, होगा कि नहीं मेरे, 2 का एलसीएम कितना होता है, 2, तो 2 यानी 2 क्या आएगा। अब इसको काट भी सकते हैं आप, काट सकते हैं कि नहीं, ये क्या होगा, परमेय संख्या निकल गया। अब मेरे भाई जैसे इसका घटा भी कीजिएगा तो ऐसे निकलेगा। अब चलिए अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी प्राकृत संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसी अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी प्राकृत संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। या फिर जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकल भाई, वर्ग नहीं निकल सकता, उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है, देखिए मेरे भाई 2/0, जैसे 2/0 क्या, अपरमेय संख्या। x रूट x क्या है मेरे भाई, रूट x, रूट में से x निकल नहीं सकता, तो यह परमेय संख्या, क्योंकि जो स्क्वायर नहीं जिसका निकल सकता है, जैसे रूट 2। देखिए 2 क्या था, परमेय संख्या था, लेकिन उसी पर रूट चढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये अपरमेय संख्या हो गया। फिर उसी पर रूट 3 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। रूट 7 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। रूट 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 मेरे भाई रूट 5 क्या होगा, अपरमेय संख्या। अब सबसे पहली बात याद रखिएगा, अपरमेय संख्या समझ गए, उसके बाद जैसे जिसका स्क्वायर है ना निकले मेरे भाई, देखिए 1/√2 ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपरमेय संख्या। जैसे ऐसे टाइप कोई भी क्वेश्चन दिखे तो बोल दीजिए अपरमेय, जिसका स्क्वायर है नहीं निकल रहा है, स्क्वायर निकल रहा है बाबू, नहीं निकल रहा है। देखिए 75 का स्क्वायर निकल रहा है, रूट 75 का स्क्वायर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसका स्क्वायर नहीं निकलेगा तो मेरे भाई क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, अपरमेय संख्या, सिंपल सी बात, अपरमेय संख्या होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 + 2 रूट, 3 + 2 रूट 2, ये क्या होगा मेरे अपरमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है अपरमेय संख्या में। अब चलिए पहले क्या स्टेप पर होता है कि अपरमेय संख्या, दो अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। दो अपरमेय संख्या का गुणनफल कभी परमेय संख्या होता है, कभी अपरमेय संख्या होता है। याद रखिए, दो अपरमेय संख्या का गुणनफल, गुणनफल में गुना क्या होता है कि कभी परमेय संख्या कभी अपरमेय संख्या होता है। उसी प्रकार याद रखिए, दो अपरमेय संख्या का घटाव क्या होगा भाई, अपरमेय संख्या होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या किसे कहते हैं, डायरेक्ट। अब देखिए जो परमेय अपरमेय था ना, इसके पीछे जितना हम आपको बताए हैं वो सब वास्तविक संख्या में बदल दीजिए। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या मतलब होता है नंबर ही, संख्या ही होता है। अब कोई पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं मेरे भाई, वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए क्या रूट 75 वास्तविक संख्या, हाँ तो वास्तविक संख्या है। रूट 33 वास्तविक संख्या था, वास्तविक संख्या है। 22/7 वास्तविक संख्या था, वास्तविक संख्या है। -2 वास्तविक संख्या था, वास्तविक संख्या है। चलिए मेरे भाई थ्योरी यहीं तक थी। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, जिस एक्सरसाइज में इसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। अब बाबू सब आप लोग मेहनत करते चलिए, मेहनत जो होता है ना, मेहनत जो करता है वो हमेशा जीतता है। मेहनत करने वाले की ही जीत होती है, वो क्या जाने जो सोकर किसी का निंदा करता है। बाबू आप मेहनत कीजिए, हम एक्सरसाइज अब इसका 1.1 का मेन क्वेश्चन जो है पढ़ के सब आएंगे लोग। भाई आप बेसिक पकड़िए भाई, उससे पहले आप कॉन्सेप्ट पकड़ो बाबू। कॉन्सेप्ट पकड़ोगे कोई भी मैथ बना लोगे। अगर मैथ को रटोगे ना तो कभी नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट समझ के ये क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं तो उस पर एक क्वेश्चन आप रख कर बनाइए मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट में जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। चाहे प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट कीजिए मेरे भाई, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। और दूसरी की बात, अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक कीजिए मेरे भाई।